इक्वेशन पर, ठीक है। और वहां पर जो इक्वेशन हम सोल्व कर रहे थे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से, वो कैसे सोल्व कर रहे थे हम? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और इसमें जो मेथड लगाएंगे हम उसको बोलेंगे चार-पीट मेथड, ठीक है। इससे जो इक्वेशन बनेगी, जैसा हमारी लैग्रेंज इक्वेशन बनी थी dx/p इक्वल्स टू dy ओवर q इक्वल्स टू dz ओवर r, उसको बोलने थे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पर इससे बनेगी, इसको बोलेंगे चार-पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा? देखो, लेट f ऑफ x y z p q इक्वल्स टू 0। कोई मेरे पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सिंस z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने क्या किया? dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, ये इक्वेशन 2 कहते हैं, ठीक है। इससे मेरा सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन से निकलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर p और q की। सपोज करो मेरा p, सपोज किया मैंने कि जो p बराबर निकला है p ऑफ x y z a, ठीक है। और q बराबर निकला है q ऑफ x y z a, ये मिला। इसको इसमें रखेंगे तो यहाँ पर dz इक्वल्स टू p x y z a dx प्लस q x y z a, और ये dy। जब इसको इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेट करने के बाद सपोज करो फाई तो नहीं है कोई, फाई ऑफ x y z a b इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकला, ठीक है। उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला। अब इसके में किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ी? p की और q की। जो p फंक्शन होगा वो x y z का फंक्शन होगा, q फंक्शन होगा वो भी किसका होगा? x y z का फंक्शन होगा। अब बात करते हैं p और q कहाँ से निकलेंगे? p और जो q निकलेंगे वो मेरे निकलेंगे चार-पीट फॉर फाइंडिंग चार-पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। वो क्या होती है? वो होती है dp ओवर डेल f ओवर डेल x प्लस p डेल f ओवर डेल z इक्वल्स टू dq अपॉन डेल f ओवर डेल y प्लस q डेल f ओवर डेल z इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस के p डेल f ओवर डेल f ओवर डेल p माइनस q डेल f ओवर डेल q इक्वल्स टू dy अपॉन कितना होगा? माइनस के डेल f ओवर डेल q इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस के डेल f ओवर डेल x, ठीक है। ये हमारा फाइंड होगा, मतलब ये हमारी पूरी की पूरी क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। और ये बराबर हो जाता है df अपॉन 0। इस df अपॉन 0 का मतलब ये है, जैसे हमने पहले क्या किया था? फाइंड किया था मल्टीप्लायर्स यूज करके कोई एक नई टर्म्स बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर हम मल्टीप्लायर्स का यूज करके एक नई टर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भाई l m n x y z कैपिटल M कैपिटल L कैपिटल N, ये सब यूज करके हमने एक फंक्शन नया तैयार किया था, एक टर्म्स हमने नई तैयार की थी। वैसे ही यहाँ पर हम एक टर्म्स तैयार कर लेंगे जो हमारी क्या हो रही होगी? df अपॉन 0 हो रही होगी। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
किसी को इस मेथड में? अगर दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा। और अगर थोड़ी बहुत किसी के रह गई, देखो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है हमारा, और इस पे लिखा है सीधा सीधा, फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। इसका 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2qx वाई प्लस के पी क्यू बराबर 0। ये कोई इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन का वो सीधे सीधे बोलेगा कंप्लीट इंटीग्रल। जहां भी तुम्हें इक्वेशन की बात आ जाए, कम कोई भी इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में आ जाए कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करके दिखाना है, तो तुम्हें क्या देखना होगा, 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते हुए तुम्हें पी और क्यू फाइंड करना पड़ेगा। पी और क्यू फाइंड करते थे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे हमारा सॉल्यूशन फाइंड होगा किसमें, फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी में फाइंड होगा। क्लियर है क्लियर? अब मैंने ये इस पे स्पेशल फोर्स क्यों किया कि कंप्लीट इंटीग्रल, वो इसलिए किया क्योंकि आगे जब तुम चलोगे इस चैप्टर से आगे चलोगे तो वहां पर कहेगा सिर्फ सोल्व द इक्वेशन इज दिस, तो हमारे वहां नॉन लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगी। नॉन लीनियर इक्वेशन हमें वहां पर मिल जाएगी, लेकिन वहां पर उसको डिफरेंट तरीके होंगे सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगर उसको 4 बिट से सोल्व करवाना होगा तो कंप्लीट इंटीग्रल बोलेगा। क्लियर है क्लियर? दूसरा यहाँ पर क्या है, ये 2.5 में तुम्हें इसको ये फॉर्मूला है वो कहते हैं डिफाइन 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। 2.5 में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना होगा, इसके बिना तुम इस सवाल को नहीं कर सकते। और एक चीज और, ये कभी कभी तुम्हारे बड़े एग्जाम्स में भी आ जाता है, जैसे गेट हो गया, नेट हो गया, ये 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को पूछ लेता है कि 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है। दूसरा क्या होगा, ये इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन की जो 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से मतलब ये जो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकले हैं, इनकी वैल्यू क्या है, सिर्फ ये भी पूछ सकता है। 2.5 में पूछ सकता है वो तुम्हारे यहाँ। ठीक है, और अगर तुम बड़े एग्जाम में जाओगे तो वो तो ये पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या आई। आया है एक बार, एक नेट में आया था क्वेश्चन, एक इक्वेशन दे दी थी, उस इक्वेशन में कंप्लीट इंटीग्रल के लिए जो 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसको पूछा था उसने कि इसका जो मतलब ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन डेल ओवर डेल एक्स और पी डेल ओवर डेल जेड, ये अगर ये फाइंड करते हैं हम, इसकी इक्वेशन या इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा था। उसने कंप्लीट इंटीग्रल नहीं पूछा था, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पूछा था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना। तो क्या नाम है तुम्हारा? भारती। याद, ये तो याद रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए लेट करते हैं f इक्वल टू 2zx माइनस p एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इक्वल टू 0। ठीक है, ये है यहाँ पर। कोई भी मेरे पास एक इक्वेशन है, पार्शियली की अगर मैं बात करूं तो पार्शियली में डेरिवेटिव होता है, देखो ये होता है डेल z ओवर डेल x, ये होता है डेल z ओवर डेल y भी होता है, या डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल z। ये कुछ हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन होते हैं। ये जो है इसमें ये है z जो फंक्शन होता है वो होता है x y का। यहाँ पर z को बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, और x और y दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये जो u है मेरा, u फंक्शन है किसका, x y और z का। यहाँ पर u जो होगा ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x y z होगा मेरा
इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं लीनियर की डेफिनेशन बता रहा था। लीनियर की डेफिनेशन यहाँ पर ये होगी, इसमें दो कंडीशन होती हैं। एक तो पहला डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मतलब जैसे कि ये डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल जेड। ठीक है, या ये भी हो सकता है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर भी इसकी भी पावर 1, यानी कि कहने का मतलब जितने भी डेरिवेटिव है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के हैं, सेकंड ऑर्डर के हैं, थर्ड ऑर्डर के, सभी की क्या पावर होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी को देखते मैंने नॉन लीनियर इसलिए कहा है पर। और ये क्या है? पी क्यों है? ये जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है, यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल एक्स ये बराबर होता है पी के, और डेल जेड ओवर डेल क्यू ये बराबर, सॉरी, डेल जेड ओवर डेल वाई ये बराबर होता है किसके? क्यू के। तो यहाँ पर देखो पी और क्यू दिए हुए हैं, पी और क्यू दिए हुए हैं, तो एक पावर तो इसकी होगी और एक पावर इसकी होगी, 2 होगी, यानी कि डिग्री इसकी कितनी होगी? 2। और जब किसी की डिग्री हो जाती है 2 या 1 से ज्यादा किसी की डिग्री हो जाती है, वो कैसे कहलाती है? मेरी नॉन लीनियर। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं जो डेरिवेटिव हैं इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसलिए यहाँ पर इसको नॉन लीनियर बोला गया है, इसको यहाँ पर नॉन लीनियर बोला गया है। इसको मुझे सोल्व करना है 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन से कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो ये कोई हमारे पास फंक्शन, ठीक है, जो कि मुझे ये दे सही। अब मुझे dz = t dx + q dy चाहिए, उसके लिए मुझे p चाहिए और p चाहिए और q चाहिए। जो p और q फाइंड करेंगे हम इससे फाइंड करेंगे। सपोज करो p मेरा क्या निकल के आया? p x y z = a, सॉरी z a, और q निकल के आया q x y z a। तो इस p और q को इसमें रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर x y z a p है ओनली, क्या यहाँ पर p q है? नहीं। तो इससे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से देखते हुए क्या मतलब निकलता है हमें? इससे मतलब ये निकलता है कि जो मेरे डेरिवेटिव है उनको मुझे क्या करना है? खत्म करना है। और खत्म कर जब हम डेरिवेटिव खत्म करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट। क्लियर है बात? यहाँ तक बोलो। इन्हीं को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए तो देखो मैंने इसको ऐप मार लिया। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी बताओ? 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन वो होगी dp अपॉन डेल f ओवर डेल x प्लस p डेल f ओवर डेल z बराबर dq अपॉन डेल f ओवर डेल y प्लस q डेल f ओवर डेल z इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस के p डेल f ओवर डेल x डेल f ओवर डेल p और माइनस के q डेल f ओवर डेल q इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस के डेल f ओवर डेल q इक्वल्स टू dx अपॉन माइनस के डेल f ओवर डेल p। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अभी तो सिर्फ क्या लिखी है मैंने? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है। अब इसमें क्या चाहिए मुझे? डेल f ओवर डेल x चाहिए, डेल f ओवर डेल z चाहिए, डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल p, डेल q चाहिए। ये सारी चीज चाहिए। वो कहाँ से निकलेगी? मेरी इक्वेशन नंबर 1 से निकलेगी। तो बाय 1 से देखो, बाय 1 डेल f ओवर डेल x फाइंड कर लो सबसे पहले। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 2z
2z और ये वाला कितना होगा माइनस के 2px और ये वाला होगा माइनस के 2qy। ठीक है, जब भी हम पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ वही कांस्टेंट होता है, या जिसका कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, वो सॉरी जिसका कर रहे हैं वो तो वेरिएबल होगा और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा। अदरवाइज सारे के सारे क्या होंगे मेरे कांस्टेंट होते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, बात हो रही थी यहाँ पर वेरिएबल की। तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा x यहाँ पर, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, और f कोई फंक्शन है तो फंक्शन पूरा का पूरा है, उस फंक्शन का हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सिर्फ इस इक्वेशन में जो मेरे क्या है, क्या दिए हुए हैं x y z p q दिए हुए हैं, x y z p q दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही मेरा क्या होगा वेरिएबल होगा, ठीक है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि यहाँ पर जी z है, यहाँ पर तो z दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो z हमारा क्यों नहीं बना, मतलब इस चलो हम z हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट क्यों कर रहा है, z हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट इसलिए कर रहा है क्योंकि अब मेरा ये फंक्शन बन चुका है पूरा का पूरा, समझ गए। अब ये मेरा क्या बन चुका है पूरा का पूरा फंक्शन बन चुका है। जब ये फंक्शन बन चुका है तो अब ये काम करेगा z का, ठीक है दिमाग, तो इसलिए यहाँ पर डेल f ओवर डेल x आया। दूसरा डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल y, ये वाला जीरो पूरा, ये भी जीरो, और ये बचेगा कितना माइनस के 2qx, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बात करते हैं किसकी, डेल f ओवर डेल z की। डेल f ओवर डेल z मतलब कितना सिर्फ 2x, और अगले वाला कोई है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। अब बात करते हैं डेल f ओवर डेल p की। p यहाँ नहीं है, यहाँ पर है कितना माइनस के x स्क्वायर, अगले वाला इसमें p नहीं है, इसमें है, तो कितना है प्लस के q, इसको हटा दो, सही है। अगला डेल f ओवर डेल q, डेल f ओवर डेल q मतलब ये जीरो पूरा, ये जीरो, और ये बचेगा कितना माइनस के 2xy और प्लस के p, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को रख लो इसमें, इसे डाल दो चाहो तो 2। These values using in equation किसमें 2 में, जब 2 में यूज करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा dp अपॉन डेल f ओवर डेल x, कितना मिला है 2z माइनस 2px माइनस के 2qy, ठीक है। और फिर क्या है मेरे पास प्लस z, प्लस के p डेल f ओवर डेल z, प्लस के p डेल f ओवर डेल z, z कहाँ है मेरे पास ये वाला 2x, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो इक्वल्स टू dq अपॉन dq मतलब डेल f ओवर डेल y, डेल f ओवर डेल y की वैल्यू कितनी है माइनस के 2qx प्लस के q, डेल f ओवर डेल z कितना यहाँ पर डेल f ओवर डेल z, ये वाला 2x, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू dz अपॉन कितनी वैल्यू p, यानी कि माइनस के p डेल f ओवर डेल p, डेल f ओवर डेल p कितना है माइनस के x स्क्वायर प्लस के q, प्लस माइनस के कितना आएगा फिर q डेल f ओवर डेल q माइनस के 2xy प्लस के p इक्वल्स टू dy अपॉन dy पर माइनस के डेल f ओवर डेल q, डेल f ओवर डेल q यानी कि कितना आ जाएगा माइनस के बाद है माइनस के 2xy और प्लस के p इक्वल्स टू dx अपॉन कितना आएगा माइनस के डेल f ओवर डेल t, डेल f ओवर डेल t माइनस के x स्क्वायर और प्लस के
क्यों। बात की थी मैंने इस वाले की, ठीक है। ये तब आएगा जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी नहीं आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो कितना मिलेगा यहाँ से देखना है ना। तो dp अपॉन 2px और 2px इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो कितना मिला यहाँ पर सिर्फ 2z माइनस के 2px इक्वल्स टू 2q/y इक्वल्स टू अगले वाला dq अपॉन ये कितना होगा 0, अगले वाला dz अपॉन ये वाला कितना होगा माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि px स्क्वायर, और ये वाला कितना होगा माइनस के pq और प्लस के 2xy और प्लस माइनस के कितना होगा pq, सही है। इक्वल टू ये वाला कितना होगा dy अपॉन 2xy माइनस के p इक्वल टू है dx अपॉन x स्क्वायर माइनस के q, सही। अब ये कितनी टर्म्स होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाली थर्ड, ये वाली फोर्थ, ये वाली फिफ्थ। अब इनमें मुझे सॉल्यूशन करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं करूंगा टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स। मैंने दो टर्म्स ले ली, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो देखो dp अपॉन 2z माइनस के 2qy इक्वल्स टू dq अपॉन 0। इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा dq बराबर 0 मिलेगा, क्यों। इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा पूरा का पूरा 0, इंटीग्रेट कर दो इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया ये वाला, तुम हो गया ये तो कॉपी तुम्हारा। अभी इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल्स टू 0। जब इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, q बराबर कोई एक कांस्टेंट, क्यों जी, इसे डाल दो 1, कुछ भी ले लो, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो a ले लो, b ले लो, c ले लो, जो तुम लेना चाहो। आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना है। वहां पे जो a और b दिखाई दे रहे थे ना, वे आर्बिट्री कांस्टेंट थे, सही है। तो ये q बराबर कितना मिला मुझे, a मिला। अब q की वैल्यू निकल गई, मुझे किसकी चाहिए, p की। तुरंत इस इक्वेशन में यूज कर लो इसको डाल दो 3, वैल्यू ऑफ q यूजिंग इन इक्वेशन किसमें 1 में। जब 1 में यूज करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2axy और प्लस के pa प्लस 2 में 0। इसको एक साथ लेंगे जब हम, तो p कॉमन होगा a माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2axy माइनस के 2zx। तो यहाँ से जो p मिला है मुझे वो मिलेगा 2axy माइनस 2zx अपॉन a माइनस x स्क्वायर, ठीक है नी, ये मिल जाएगा यहाँ। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब p और q निकल गया मेरा, ठीक है। अभी पहले से कॉपी करो, इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। ये फॉर्मूला है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ किसका 1 का। तो देखो dz का एडिटिव जाएगा, किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, p और q की रखनी है। तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x कर लूँ, 2 भी कॉमन है, चलो 2 भी कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना मिला a y और माइनस के z2 अपॉन कितना मिला a माइनस x स्क्वायर और ये dx प्लस q बोले तो a
डी वाई, इसको इधर ले आओ तो डी जेड माइनस के ए डी वाई, और यहाँ पे ए वाई कितना बच रहा है 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक, देखो यहाँ पे z पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ z पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो इसको क्या करूँगा पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाऊंगा। ठीक है, जब मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव बनाऊंगा तो यहाँ पे से मैंने माइनस कॉमन लिया हुआ है, अगर कॉमन लिया हुआ है तो ये भी तो चेंज होगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा डी जेड माइनस के ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा डी जेड माइनस के ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई, दोनों तरफ करेंगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए dx। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 5। मैंने 5 इसलिए डाली क्योंकि यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ बट तुम बताना पड़ेगा कैसे। देखो पुट करेंगे z माइनस ए वाई इक्वल टू मैंने कह दिया यहाँ पर t एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर मैंने कह दिया यहाँ पर l, तो डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से कितना मिला डी जेड माइनस ए डी वाई इक्वल टू डी टी मिला, और इस वाले में कितना मिला 2x dx इक्वल टू dm मिला। ठीक है, these values यूज इन किसमें 5 में, जब 5 में यूज करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर देखो, इसकी पूरे की जगह तो क्या मिल जाएगा मुझे dt मिला, और इस पूरे की जगह क्या मिलेगा t। ठीक है, इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह क्या मिल जाएगा यहाँ पर dm, और ये वाला क्या होगा मेरा m माना ही मैंने। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा log t और इक्वल टू में log m, और एक कांस्टेंट ऐड होता है, चाहे तो तुम लेफ्ट में कर लो चाहो तो तुम राइट में कर लो, और वो मैंने तो कांस्टेंट ऐड किया मैंने log t ही ऐड किया। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं t log t इक्वल टू log m ए हो जाएगा, log से log कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, सर ए तो ए हो चुका है, तो कोई अदर कांस्टेंट ले लो b कह दो। ठीक है, अब सही, तो देखो log से log जब हट जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पर t इक्वल टू m b, और t की वैल्यू रखो क्योंकि वो मैंने लेट की वैल्यू t की वैल्यू कितनी लेट की वैल्यू मैंने z माइनस ए वाई, और m की वैल्यू कितनी मानी एक्स स्क्वायर माइनस ए और ये b, तो इसको कैसे लिख सकते हैं z बराबर ए वाई प्लस के एक्स स्क्वायर बी और माइनस के ए, ये इसका आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं, बहुत ईजी है।